तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। फिर से स्टडी सफर तक इस एपिसोड पे आप तमाम लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए बिना किसी देर किए हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना कि लालच वो बुरी बला है जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर इतनी आसानी से वो हटता नहीं। इस लालच के चक्कर में ही आज तक बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। आज जो आपको बताने वाले हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है जिसके कारण एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बिजनौर, और इसी बिजनौर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मोदीपुर। और इसी मोदीपुर गांव का रहने वाला कृपाल सिंह। कृपाल सिंह के टोटल 3 व्यक्ति संतान हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम धर्मवीर सिंह और छोटे बेटे का नाम राकेश सिंह। कृपाल जो है अपने तीनों बच्चों के साथ शादी कर चुके हैं। धर्मवीर की पत्नी का नाम जो है वो बबीता है, तो वही राकेश की पत्नी का नाम है परमिला। धर्मवीर अपनी पत्नी बबीता के साथ हरियाणा में रहता है, तो राकेश अपनी पत्नी परमिला के साथ उत्तराखंड के काशीपुर में रहता है। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 11 अगस्त 2014 की सुबह करीब 7 बजे की। राकेश की पत्नी अपनी परमिला यानी जेठानी बबीता के नंबर पे फोन करती है और रोते हुए कहती है कि दीदी, मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। दरअसल किसी ने रात को ही मेरे पति की हत्या कर दी है। परमिला जैसे इस तरह की बात अपने जेठानी बबीता से कहती है, बबीता इस सारी बातें जाकर के अपने पति धर्मवीर से कहती है। फिर धर्मवीर उसके बाद अपनी पत्नी बबीता को लेकर के काशीपुर के लिए रवाना हो जाता है। जब धर्मवीर बबीता के साथ काशीपुर राकेश के घर पर पहुंचता है तो देखता है कि परमिला अकेले ही अपने घर में है और उसके दोनों बच्चे बैठ कर के रो रहे थे। धर्मवीर और उसकी पत्नी जब राकेश की लाश को देखते हैं, सबके सब रोना धोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सबके सब जब चीखना चिल्लाना रोना धोना शुरू करते हैं तब जाकर के आसपास के लोगों को पता चलता है। जब आसपास के लोगों को पता चलता है, धीरे धीरे लोग वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तभी धर्मवीर इस बात की सूचना जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने दलबल के साथ राकेश के घर पे पहुंचती है और सबसे पहले उसकी लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि राकेश के शरीर पर कई जगहों पे चोट या घाव का निशान है। साथ ही साथ उसके गले के ऊपर भी एक हल्का सा निशान दिखाई देता है। पुलिस जब राकेश की हत्या के बारे में उसकी पत्नी परमिला से पूछताछ करती है तो परमिला कहती है कि साहब, कल हम दोनों इनके गांव रक्षाबंधन मनाने के लिए गए थे। शाम के समय जब हम दोनों घर के ऊपर आए, हम दोनों के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर के थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हुआ, जिसके कारण मेरे पति ने एक सरिये से मेरे सर के ऊपर काफी जोर से वार कर दिया था, जिसके कारण से मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन सुबह जब मैं उठी तो अपने पति को मृत अवस्था में पाई। पुलिस सबसे पहले राकेश की लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। फिर परमिला के ही कहने पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है पुलिस और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थी कि कोई व्यक्ति राकेश के घर में घुस करके उसकी हत्या कर दे और उसकी पत्नी को पता ही न चले। इसी शक के आधार पर पुलिस सबसे पहले परमिला के मोबाइल नंबर का डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस जब उसके कॉल का डिटेल्स चेक करती है तो पता चलता है कि उसमें एक ऐसा भी नंबर है जिस नंबर पर परमिला जो है हत्या वाली रात कई बार बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी नेत्रपाल सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। नेत्रपाल सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के अंतर्गत छतरपुर गांव का रहने वाला होता है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस नेत्रपाल के नंबर पर कॉल करती है, लेकिन नेत्रपाल का नंबर स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए अब पुलिस अपने दलबल के साथ नेत्रपाल के घर पर पहुंचती है। अब लेकिन जब नेत्रपाल के घर पर परिवार वालों पर जाकर के पूछती है तो उसे पिता का कहना होता है कि नेत्रपाल 2 दिन से घर ही नहीं आया। अब पुलिस को पूरा ही विश्वास हो जाता है कि शायद नेत्रपाल और परमिला ने ही मिलकर के राकेश की हत्या किया है। इसीलिए अब पुलिस परमिला को फिर से थाने बुलाती है और नेत्रपाल के बारे में पूछताछ करती है। फिर पूर्णिमा कहती है कि साहब, मैं जहाँ पे नौकरी करती हूँ उसी कंपनी में नेत्रपाल जो है सुपरवाइजर है। एक दिन मेरे घर पे आया था, इसी सिलसिले में उसके और मेरे पति के बीच में दोस्ती हो गई थी।
इसीलिए अक्सर मैं उससे बातचीत भी करती थी। पुलिस को लगता है कि प्रमिला इतनी आसानी से अपना सच कबूलेगी नहीं, इसीलिए पुलिस अब प्रमिला के साथ एक नई चाल चलती है। पुलिस प्रमिला से कहती है कि हमने नेत्रपाल को अपने कब्जे में ले लिया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। दरअसल नेत्रपाल ने कहा है कि तुमने ही अपने पति का हत्या किया है। पुलिस जैसे इस तरह की झूठ प्रमिला से कहती है, प्रमिला तुरंत ही सच्चाई कबूल कर लेती है। प्रमिला कहती है कि नहीं साहब, नेत्रपाल सब कुछ झूठ बोल रहा है। मेरे पति की हत्या मैंने नहीं बल्कि नेत्रपाल ने ही किया है। आखिरकार पुलिस जो है इस केस का खुलासा कर ही लेती है। लेकिन प्रमिला जब इस हत्या की पूरी कहानी बयां करती है तो वाकई में कुछ समय तक पुलिस भी प्रमिला की तरफ देखते ही रह जाते हैं कि दरअसल इस कहानी की शुरुआत जो होती है वो घटना से करीब करीब 6 वर्ष पहले, जब राकेश प्रमिला से शादी कर अपने घर आता है। प्रमिला के पिता का जो नाम है वो देवेंद्र सिंह, माँ का नाम होता है मूर्ति देवी। देवेंद्र सिंह जो रेहड़ थाने के अंतर्गत देहलावाला गांव के निवासी होता है। प्रमिला अपने माता पिता के इकलौती बेटी होती है। राकेश जब प्रमिला से शादी कर अपने घर वापस लेकर के आता, कुछ दिनों तक खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन प्रमिला के पिता देवेंद्र सिंह जिस देहलावाला गांव में रहते हैं, दरअसल यह गांव जो है वो काफी बदनाम है, क्योंकि इस गांव की काफी महिलाएं जो देह व्यापार का धंधा करती है। इधर देवेंद्र सिंह जैसे प्रमिला की शादी कर देता है, उसके कुछ ही महीनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए देवेंद्र सिंह की पत्नी मूर्ति देवी जो है अपना सारा जमीन जायदाद को बेच करके उत्तराखंड के काशीपुर में पहुंच जाती है और फिर काशीपुर में जाकर के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है। हालांकि इस नौकरी से मूर्ति देवी कुछ ज्यादा पैसा तो नहीं कमा पाती थी, लेकिन इसीलिए अपना जीवन बेहतर तरीके से जीने के लिए इसी काशीपुर में मूर्ति देवी देह व्यापार के धंधा शुरू कर देती है। मूर्ति देवी के अंडर में कई सारे महिलाएं होती है जिनको फोन के जरिए मूर्ति देवी हैंडल करती थी, जिसके वजह से मूर्ति देवी भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेती थी। इधर मूर्ति देवी जब अपना जीवन बेहतर तरीके से जीने लगती है, जब उसकी बेटी प्रमिला अपनी माँ के जीवन लाइफ स्टाइल को जब देखती है, वह भी अपने पति से कहते हैं कि हम भी उत्तराखंड के काशीपुर में चलते हैं। काशीपुर में जाने की जब बात तो कहती है, राकेश जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। लेकिन प्रमिला जब अपने जिद पर आ जाती है, राकेश भी प्रमिला की बात मान जाता है। और आखिरकार एक दिन ऐसा समय आता है जब कुछ जमीन बेच करके राकेश अपने पत्नी के साथ काशीपुर पहुंच जाता है और काशीपुर में जाकर के वहीं पर एक प्लॉट खरीद करके वहां पर अपना घर बना लेता है। लेकिन जहां पर प्लॉट खरीद करके नया घर बनाता है, वहां के आसपास के दूर के इलाके तक कोई भी घर ही नहीं होता है। राकेश इसी काशीपुर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी करने लगता है। वहीं उसकी पत्नी प्रमिला भी एक जूता फैक्ट्री में नौकरी करने लगती है। तब तक राकेश के 2 बेटे हो जाते हैं, 2 बच्चे होते हैं। दोनों बच्चों को राकेश अपने स्कूल में दाखिला भी करवा देता है। इधर प्रमिला जिस जूता फैक्ट्री में नौकरी करती है, वहीं पर प्रमिला की मुलाकात जो है नेत्रपाल से हो जाती है। नेत्रपाल जिसकी उम्र करीब करीब 24 वर्ष होता है, जो कुमारा हो। इधर नेत्रपाल जब प्रमिला को देखता है तो उसे उसकी खूबसूरती को देखो दीवाना हो जाता है। उस खूबसूरती को देख जब दीवाना होता था, प्रमिला को नजदीक पहुंचने के लिए अक्सर उससे बातचीत किया करता है। बातचीत करते करते आखिरकार जो है प्रमिला और नेत्रपाल के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जैसे ही अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है, उसके बाद से प्रमिला भी अब नेत्रपाल को अपने घर पे बुलाने लगती है। एक दिन राकेश जब अपने घर पे जाता है तो अपने ही घर पे नेत्रपाल को देखता है। वो जब नेत्रपाल को देखता है तो उसके बारे में अपने पत्नी प्रमिला से पूछताछ करता है। लेकिन प्रमिला जो है बहुत सफाई तरीके से अपने पति से झूठ बोल देती है। प्रमिला कहती है कि नेत्रपाल मेरे कंपनी में सुपरवाइजर है और इसी इलाके में यह भी एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें अपने घर पे बुला लिया है उस प्लॉट को दिखाने के लिए। जैसे इस तरह की झूठ अपने पति राकेश से कहती है प्रमिला, राकेश भी अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर लेता है। उसके बाद से राकेश और नेत्रपाल के बीच में दोस्ती हो जाती है। तब तक नेत्रपाल को पता चल जाता है कि राकेश शराब का बहुत आदी है। उसके बाद से नेत्रपाल जब भी प्रमिला से मिलने के लिए उसके घर पे आता है, अपने साथ में एक शराब की बोतल लेकर के आता है। जब उसके घर पे हो जाता है, उसके बाद से नेत्रपाल और राकेश दोनों एक साथ ही बैठ करके शराब पीते हैं। लेकिन नेत्रपाल अपने षड्यंत्र के तहत बहुत अधिक मात्रा में राकेश को शराब पिला देता है, जिससे पीने के बाद राकेश भी काफी नशे में आ जाता है। उसके बाद से नेत्रपाल प्रमिला से मुलाकात करता है
वापस अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन एक दिन नेत्रपाल जब प्रमिला से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, उस समय ही राकेश अपने घर पे आ जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। राकेश जैसे इस तरह के नजारा को देखता है, उसके बाद से नेत्रपाल तो वहां से भाग जाता है, लेकिन राकेश अपनी पत्नी की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। अपनी पत्नी की पिटाई ही नहीं करता वो, बल्कि उसके कान पर जाना तक बंद करा देता है और उसके ऊपर पहरा देना शुरू करता है, जिसके कारण प्रमिला और नेत्रपाल की मुलाकात अब मुश्किल हो जाता है, मिलना जुलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कब तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन नेत्रपाल और प्रमिला तब तक शादी तक करने का फैसला कर लिए थे। दोनों की मुलाकात नहीं हो पाया, तब तो उन्हें लगता है कि शायद उनके रास्ते का जो रोड़ा है अब राकेश बन चुका है। इसीलिए प्रमिला एक दिन नेत्रपाल के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि मेरे पति को रहते हुए हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, बेहतर है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटा दो। प्रमिला जैसे इस तरह की बातें नेत्रपाल से कहती है, नेत्रपाल भी प्रमिला की बात मान लेता है। उसके बाद से प्रमिला और नेत्रपाल दोनों मिलकर के राकेश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक तारीख मुकर्रर करते हैं, 10 अगस्त 2014 की। दरअसल 10 अगस्त 2014 को रक्षाबंधन का दिन होता है। प्रमिला अपने पति के उसके साथ वो रक्षाबंधन मनाने के लिए उसके घर जाती है और पति के साथ जब उसके घर पे जाती है, शाम के समय जब वो अपने घर पे वापस आते हैं, उससे पहले प्रमिला जो है नेत्रपाल के नंबर पे कॉल करती है और उसको काशीपुर बुला लेती है। इधर शाम के समय जब दोनों अपने घर पे आते हैं राकेश और उसकी पत्नी प्रमिला, अब दोनों खाना बनाने को लेकर के थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ी करते हैं। दरअसल ये झगड़ा करना भी उसी षड्यंत्र, उसी प्लान का एक हिस्सा होता है। दोनों के बीच में जब झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो राकेश घर से निकल जाता है और सीधे ठेके पे जाता है। लेकिन राकेश जब अपने घर से निकल करके इधर ठेके के ऊपर जाता है, उसी बीच प्रमिला नेत्रपाल के नंबर पे फिर से कॉल करती है और उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। लेकिन नेत्रपाल जब थोड़ी देर के बाद राकेश घर पे पहुंचता है और अपने घर में जब नेत्रपाल को देखता है, काफी छटपटाने लगता है। अब प्रमिला जब उससे पकड़ने की कोशिश करती है, नेत्रपाल वहीं पे एक बार फिर से उस तरीके से वार करता है राकेश पर। दोबारा जब वार करता है तो वहीं पे राकेश का बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाता है। वो दर्द से कराने चिल्लाने लगता है, छटपटाने लगता है। दूसरी बार जो ये चोट जो है प्रमिला के सर पे लग जाता है। अब प्रमिला के सर से भी खून बहने लगता है, लेकिन प्रमिला अपने चोट की तरफ ध्यान नहीं देती और बल्कि नेत्रपाल और प्रमिला दोनों मिलकर के राकेश की गला दबा करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद से प्रमिला जो है नेत्रपाल को वापस उसके घर भेज देती है और फिर अपने पति की लाश के साथ ही बैठ करके सुबह होने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही सुबह का समय होता है, प्रमिला अपने जेठानी बबीता के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि रात में मेरे पति की किसी ने हत्या कर दिया है। वाकई में प्रमिला जब पूरी कहानी को पुलिस वालों को कहती है, बताती है, पुलिस प्रमिला के ही कहने पे उसके आशिक नेत्रपाल को भी अपने गिरफ्तार करता है और पुलिस ने फिलहाल इन दोनों आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। अमृत धारा और मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम के सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था। इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।